अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके अपने ही चैनल आसान केमिस्ट्री पे। कोई भी मैटर वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है जब तक उसके एक्स का मतलब ही होता है कि जो चीज कभी था अब मेरी जिंदगी से निकल चुका है, एक्स फ्रेंड। और 10 मिनट बाद आइएगा, ये हॉट वाटर कन्वर्ट में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट होता है। जब मैटर पढ़ते हो तो उस टाइम आपको जरूरत पड़ रहा हो। अब ये समझने के लिए एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हमारे पास होता है कि एक खाने का डेग गरम-गरम आपको रखा और आपका कंसंट्रेशन सारा था डेग की तरफ, यानी डेग की तरफ नहीं, डेग में जो बिरयानी मौजूद है उसके तरफ था, वो गरम था। आपने गरम ही नहीं था, नॉर्मल था। अब हुआ ये कि आपने डेग का ढक्कन खोला और आपने सब तरफ से दरवाज़ा बंद किया और आप बाहर निकल गए। छोटी होगी तो इसको यूँ भी लिखा जाता है, H1 इज़ ग्रेटर देन H2। अच्छा, ये साइन जो मैंने ग्रेटर देन बनाया है ना, इसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन ना ज़हन से निकल जाता है। तो इसका भी ट्रिक जो बना के रखा हुआ क्या है, सराउंडिंग में तो हीट मौजूद था। एक तो तरीका, उसको चूल्हे में चढ़ा दो तो चूल्हे की हीट से कन्वर्ट हो जाएगा वो मेल्ट में। लेकिन क्या होगा, ये भी ज़ाहिर सी बात है उल्टा हो जाना चाहिए। वहाँ सिस्टम हो जाता कोल्ड, तो यहाँ सिस्टम हो जाएगा हॉट। और समझने के लिए हो सकता है आपको डायरेक्ट ना समझ में, इसको समझने के लिए एक आइस का बहुत बड़ा सा पीस लाया और हीट आइस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होगा और कमरे में अब कोई हीट नहीं होगा, इसलिए आपको कमरा ठंडा लगेगा, यानी आपका सराउंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो जो हमने हाफ छोड़ी थी वो था एनर्जी के हवाले से, और एनर्जी के तो बहुत सारे टाइप्स होती है, लेकिन हमने जो टाइप्स उसके अंदर से निकाला था वो थर्मल एनर्जी निकाला था। और थर्मल एनर्जी को पढ़ने के लिए सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बआसानी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अब जो बाकी रिमेनिंग है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। अच्छा, अब हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक देख लेते हैं कि एक्सो का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है जब तक उसके अंदर ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस ना हो जाए, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले इसके अंदर एक्सोथर्मिक की बात कर लेते हैं। एक्सो, एक्स से वर्ड निकल कर आ रहा है एग्जिट का, यानी कि रिलीज, किसी चीज का निकल जाना। और क्या निकलना? थर्म, अभी हमने पढ़ा है पीछे, हीट का निकल जाना। और किससे निकलना? अब मैं बार बार कह रहा हूँ किसी चीज से निकलना, अब चीज नहीं कहेंगे। जो चीज आपने स्टडी के लिए अलग कर दिया है ना, उसको हम सिस्टम कहते हैं। यानी किसी सिस्टम से हीट का निकल जाना, वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक कहलाता है। ये वर्ड याद रखने के लिए, एक्स का मतलब ही होता है कि जो चीज़ कभी था अब मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है, एक्स फ्रेंड, एक्स बॉस, कोई भी एक्स का वर्ड जो होता है। फिर इसके अलावा मॉल वगैरह में जाते तो एग्जिट लिखा रहता है, तो एक्स का वर्ड यही अमूमन होता है, रिलीज के लिए होता है कि जो चीज़ चला गया। तो जब हीट निकल जाए किसी सिस्टम से तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक कंटेनर है, इसके अंदर हॉट वाटर है, हॉट वाटर मौजूद है। आपने इसके अंदर से मुसलसल गर्म करके पानी रखा और आपने कहीं पे रख दिया, और 10 मिनट बाद आइएगा, ये हॉट वाटर कन्वर्ट हो जाएगा कोल्ड वाटर पे। ये रहा कोल्ड वाटर। अब इसके अंदर से हीट क्या हुआ? आया है, गया कोल्ड तभी हुआ जब इसके अंदर से हीट निकला होगा। अगर हीट डालते तो और पानी गर्म हो जाता, हॉट से और हॉट की तरफ चले जाता, तो इसका मतलब इसके अंदर से हीट निकल गया है। ओके, अब आते हैं एरो से पहले वाला जो चीज़ है, इसको रिएक्टेंट कहा जाता है। ये होता है रिएक्टेंट, क्योंकि तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है। और एरो के बाद वाला जो चीज़ होता है वो होता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और इसके साथ क्या निकलता है? हीट। ये एक्सोथर्मिक का एक फॉर्म है लिखने का, कि रिएक्टेंट होता है, एरो होता है और उसके बाद हीट होता है। कभी भी हीट यहाँ नहीं लिख सकते, अगर पहले डायरेक्ट लिख देते तो आपके लिए थोड़ा मसला हो जाता, इसलिए एग्जाम्पल देने के लिए ये मैंने आपको बताया। अब अगर हम बात करें कि दोनों के अंदर हीट क्या होगा, जैसे ये जो हीट का वर्ड कह रहा हूँ कि इसका हीट क्या है, इसको आप आगे जाइएगा तो इंथैल्पी के नाम से जानते हो सकता है आप लोग अभी इंथैल्पी नहीं जानते हो, तो इसलिए हम अभी हीट के ही नाम से चलाएंगे। बाकी जब आगे जाइएगा 11 चैप्टर नंबर 11 में, तो वहाँ मैं आपको डिटेल बता दूंगा। हॉट वाटर, इसके अंदर अगर हीट की बात करें तो भाई इसका हीट अगर कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ कि भाई इसका हीट है इसके अंदर 20,
यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, हीट का यूनिट जूल में आता है, इससे भी आप इग्नोर कर दीजिए। बाद में इसका हीट बढ़ेगा या कम होगा, तो जनरल सी बात है कि हीट तो निकल गया है तो इसका हीट कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर H की वैल्यू हो जाएगी 20 से कम करके कर देता हूँ 15, कुछ भी हो सकता है। अब पहले ये था, ये था, तो भाई ये इनिशियल स्टेट है, क्योंकि पहले से ये मौजूद था, ये तो बाद में आया, तो इसका मतलब ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। अब दोनों के दरमियान चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने का फॉर्मूला डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा हमेशा निकलता है चेंज के लिए। अब जिन चीज़ों के दरमियान चेंज निकालना है H2 H1 के दरमियान, तो आप यहाँ लिखोगे H2 माइनस H1, फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे और जब H का चेंज निकाल ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अगर कभी फोर्स के दरमियान का चेंज निकालना है, ताकि आपको याद रहे ये कि F2 माइनस F1, डेल्टा तो वैसे ही रहेगा लेकिन इस जगह में क्या लगा देंगे, F। अगर वेलोसिटी के दरमियान का चेंज निकालना है या डिस्टेंस के दरमियान का, तो डेल्टा वैसे ही रहेगा S2 माइनस S1 और यहाँ क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन जिसको नहीं पता हो तो उसके लिए भी हमने इसको, इस चैनल इसी के लिए बनाया ताकि हर चीज़ को समझ सके। तो आपने इसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 की वैल्यू 15 माइनस H1 की वैल्यू 20। डेल्टा H इज इक्वल टू 15 में से -20, 15 में से -20 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास माइनस का 5। अब ये साइन आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे प्लस का तो जो साइन बड़ा वाला होता है, यानी वैल्यू जिसकी बड़ी होती है उसी का साइन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें साइन से मतलब है, इस 5 से कोई खास मतलब नहीं था। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, 20 के बजाय 25 होती, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाता, माइनस का 10। यानी कुछ भी वैल्यू हो आपका आंसर कितना आता, नेगेटिव आता। तो याद रखना है एक्सोथर्मिक में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट होता है। जब मैटर पढ़ते हो तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ रहा होता है, ये लाजमी पड़ रहा होता है। जब डेल्टा H की वैल्यू लिखी रहती है बच्चे परेशान होते हैं, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव क्यों दे रहा है, क्या है, तो भाई उसका ताल्लुक इसी से है कि ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी आप देख लो कि जब हीट निकला तो हीट निकलने के बाद सिस्टम एंड सराउंडिंग को आपने चेक करना है। सिस्टम मेरे लिए क्या था, ये था, हॉट वाटर था। तो जब रिएक्शन वगैरह मुकम्मल हो गया तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है ना, एंड में सिस्टम हो जाता है SYS, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, आपको ज़रूरत पड़ेगा, बेसिक चीज़ें हैं, जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ोगे रिक्वायरमेंट होती रहती है आपकी। तो सिस्टम हो जाता है कोल्ड, ठीक है, आपके सामने ही ये गर्म वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, कोल्ड में। और सराउंडिंग हो जाता है हॉट। अब ये समझने के लिए एक बेहतरीन सा एग्जांपल हमारे पास होता है कि एक खाने का डेग गरम आपने लाया और कमरा के बंद कर दिया। आपने डेग को रखा और आपका कंसंट्रेशन सारा था डेग की तरफ, यानी डेग की तरफ नहीं, डेग में जो बिरयानी मौजूद है उसके तरफ था, वो गर्म था। आपने उसका ढक्कन खोला और दरवाज़ा बिल्कुल हर तरफ से बंद पड़ा हुआ है। कमरा जब आपने अंदर आए, डेग का ढक्कन ढका हुआ था, तो कमरा नॉर्मल टेम्परेचर में था, ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब गर्म ही नहीं था, नॉर्मल था। अब हुआ ये कि आपने डेग का ढक्कन खोला और आपने सब तरफ से दरवाज़ा बंद किया और आप बाहर निकल गए। आधे घंटे बाद आए या तो 1 घंटे बाद आए, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे ना, कमरा बिल्कुल गर्म हो जाएगा। बिरयानी क्या था मेरे लिए, सिस्टम था। कमरा क्या था, सराउंडिंग था। सराउंडिंग क्या हो गया, गर्म हो गया। बिरयानी को जब हाथ लगाओगे थोड़ा ठंडा हो चुका होगा। ये तो अगर मौसम ज़्यादा ही ठंडा है तो फिर तो बहुत ही ठंडा हो गया होगा, सर्दी का मौसम है तो यही होता है कि एक्सोथर्मिक के अंदर सिस्टम में से हीट निकल जाता है, सिस्टम खुद ठंडा हो जाता है और सराउंडिंग हमारे पास गर्म हो जाता है। इसके अलावा और भी रिएक्शन, अगर वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा कि कंबक्शन रिएक्शन कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है। इसके अलावा जो हम रिस्पायरेशन सांस लेते हैं तो ये कौन सा है, ये सब चैप्टर नंबर 11 जब हम डिटेल पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का। ये तो हो गया इसके अंदर बेसिक चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और अगर इसको हम चेक करें कि एक्सोथर्मिक के अंदर हमेशा H1 की वैल्यू बड़ी होगी और H2 की वैल्यू छोटी होगी, तो इसको यूँ भी लिखा जाता है, H1 इज ग्रेटर देन H2। तो ये सारा हमारे लिए होगी ये हो, ठीक है। H1 इज ग्रेटर देन H2, हमेशा H1 जो होगा वो बड़ा होगा, H2 छोटा होगा। अच्छा, ये साइन जो मैंने ग्रेटर देन बनाया है ना, इसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन ना जहन से निकल जाता है। तो इसका भी ट्रिक जो बना के रखा हुआ ताकि किसी को इसमें एरर ना हो। देखिए
दो सिंबल होता है, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेस देन है या ये लेस देन है। देखिए लेस देन यूं लिखा जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि इससे मिलता हुआ ये है या ये है, तो आपको नजर आ रहा सर ये दोनों है। थोड़ा सा इसको मैं अगर यूं घुमा दूं या इसको यूं कर दूं, थोड़ा सीधा कर दूं तो इसकी तरह दिखने लगेगा, या इसको थोड़ा सा रोटेट करूं तो इसकी तरह दिखने लगेगा, तो यही है लेस देन। बात वही अभी मैटर में भी हमने बात की, सिक्के के दो पहलू, एक लेस देन है तो दूसरा वाला फिर टेंशन ही नहीं है, दूसरा वाला ग्रेटर देन है। तो याद करने का तरीका ये भी बच्चे लेस देन और ग्रेटर देन में अमूमन माइंड से निकल जाता है उनके। अब आते हैं इसके अंदर ये तो हटा देता हूं। अब एक्सोथर्मिक का उल्टा आता है एंडोथर्मिक। तो जब एक्सोथर्मिक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको एंडोथर्मिक भी पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको अभी चैप्टर नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ते हो उस टाइम भी जरूरत पड़ता है। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 4 है, फिर चैप्टर 5 भी स्टेट्स ऑफ मैटर, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक काफी दूर जाकर आपको आता है। इवन के 9th क्लास के बच्चों की भी रिक्वायरमेंट होती है। 9th क्लास में भी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हो, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक में, इसलिए इसको ऐड कर दिया। अगला इसके बाद है एंडोथर्मिक, ठीक है। अब सब कुछ उसका उल्टा चलेगा यहाँ पर। एक्सो का मतलब रिलीज होना, तो एंडो का मतलब होगा ऐड होना, ठीक है। थर्म का मतलब तो अब इसका कोई ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब वही मिलेगा, हीट। अब इसमें क्या करें, उसमें तो हॉट वाटर लिया था, इसमें आपने ले लिया इसके अंदर आइस उठा के डाल दो, बर्फ, ठीक है। जाहिर सी बात है कि बर्फ है तो ये कोल्ड होगा। अब आपने बर्फ रखा और 15 मिनट बाद आओगे तो आइस जो बर्फ है वो मेल्ट हो चुका होगा। अगर आप नॉर्मल जगह में, पाकिस्तान, इंडिया, आप बोलोगे कनाडा जाकर सर कर लेते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, तो वहाँ के लिए बात नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर वगैरह, इन्वायरमेंट में हीट वगैरह की अलग सिचुएशन। नॉर्मल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया है, नेपाल है, अगर इन जगहों में जाइएगा आप बर्फ़ रखिए और उसके बाद 10 मिनट बाद आइए तो मेल्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, सराउंडिंग में तो हीट मौजूद था। एक तो तरीका उसको चूल्हे में चढ़ा दो तो चूल्हे की हीट से कन्वर्ट हो जाएगा वो मेल्ट में, लेकिन चूल्हे में नहीं चढ़ाना, आप कमरे में रख दीजिए, कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह हीट होता है, वहाँ से ये हीट गेन करेगा और हीट गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। ये हो गया कन्वर्ट, वाटर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कहानी इसमें ये हुआ कि एरो से पहले जो चीज़ होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के बाद का जो चीज़ होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें हीट कहाँ ऐड हुआ है, रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर आप इस जगह में हीट लिखोगे। अब बात करते हैं दोनों के अंदर H की वैल्यू, तो यहाँ H1 की वैल्यू क्या होगी और यहाँ H2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर H1 की वैल्यू हो सकता है कि 30 हो, ठीक है। जूल होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, अभी सिर्फ हम नहीं जा रहे। अब जब इसके अंदर ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में जो चीज़ हम स्टडी के लिए कर रहे हो, तो हीट कहाँ से आया, सराउंडिंग से आया होगा। सराउंडिंग में हीट मौजूद, एक हीट तो हम भी दे सकते हैं लेकिन हमने हीट नहीं दिया, कमरे में रखा था, कमरे में हीट मौजूद था, वो ऐड हो गया इसमें आकर। जब हीट इसमें ऐड होगा तो पहले इसमें 30 था और मजीद इसके अंदर आपने और बढ़ा दिया, यानी मेरे जेब में 30 रुपया था, किसी ने मेरे जेब में 10 रुपया और डाल दिया, तो इसका मतलब है कि फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पहले इसमें 30 था और इसके अंदर मजीद हीट ऐड कर दिया, तो अब वैल्यू 30 नहीं होगी, 30 से बढ़ जाएगी। अब आपकी मर्जी, 30 से बढ़ाकर मैं इसको कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है कि कितना हीट इसके अंदर डला होगा। अब इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डेल्टा एच से निकलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 की वैल्यू इस बार क्या है, 50 है, H1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, माइनस कर दो डेल्टा एच की वैल्यू, अब की बार नेगेटिव नहीं आएगी, इस वक्त आएगी पॉजिटिव 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलती है हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं मिल सकती। अगर हो सकता है कि ये 50 होता तो फिर ये 50 नहीं होता, ये 50 से बढ़ चुका होता, 60 होता, 70 होता, 80 होता। अगर ये 100 होता तो ये 100 से ज़्यादा हो चुका होता। तो एंडोथर्मिक के अंदर हमेशा H1 इज लेस देन H2, ये एक चीज़ है जो आपने याद रखना है, MCQs वगैरह में भी पूछा जाता है। हीट रिलीज, अच्छा और क्या उसका ऑपोजिट बनाया जा सकता है, हाँ, सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग का क्या होगा, ये भी जाहिर सी बात है उल्टा हो जाना चाहिए। वहाँ सिस्टम हो जाता कोल्ड तो यहाँ सिस्टम हो जाएगा हॉट और सराउंडिंग यहाँ क्या हो जाएगा, कोल्ड।
अब इसको समझने के लिए हो सकता है आपको डायरेक्ट ना समझ में, इसको समझने के लिए एक आइस का बहुत बड़ा सा पीस लाया और कमरे में रख दिया। अब आपने उसको कमरे में रखा और हर तरफ से कमरे को बंद किया और आपने कमरे से बाहर चले गए, यानी किसी चीज़ में रख कर, यानी कोई टब वगैरह उसमें रखकर बर्फ़ रखा और आप चले गए। 1 घंटे बाद आओगे, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे ना, अच्छा ये बहुत बड़ा-सा बर्फ़ का पीस कह रहा हूँ। जैसे ही आप कमरा खोलोगे तो कमरा ठंडा हो चुका होगा। क्योंकि कमरे के अंदर जो हीट मौजूद था, वो सारा हीट आइस ने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया होगा और कमरे में अब कोई हीट नहीं होगा, इसलिए आपको कमरा ठंडा लगेगा। यानी आपका सराउंडिंग कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। और जो आपने बर्फ़ रखा था, वो जाके चेक करोगे तो अब वो बर्फ़ से पानी बन चुका होगा और ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अब वो शायद इतना ठंडा भी ना रहा हो। वो तो गर्म पे आ गया हो, तो सिस्टम क्या हो जाता है उसके अंदर, हॉट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि क्योंकि मैटर ऐसे ही अपना स्टेट चेंज करता है। मैटर सॉलिड में होता है, उसके अंदर हीट देंगे, बर्फ़ है, आइस से उसके अंदर हीट देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है तो लिक्विड से और हीट दीजिएगा तो गैस बन जाएगा। तो अब अगला जो लेक्चर है वो इसी के बेस में होगा कि इंटर रिलेशन, यानी कि मैटर और एनर्जी को मिलाकर हम पढ़ेंगे। कि मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा तो एनर्जी के बेस में चेंज करेगा और उसके प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे कि मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है। डिटेल डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बस प्रोसेस का नाम पढ़ेंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, बॉइलिंग, ये सब एक-एक लेक्चर के अंदर बाद में हम देखेंगे। बस अभी प्रोसेस का नाम लिखेंगे। सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में जाता है तो ये बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि कोई लिक्विड से गैस को बोलता है एवापोरेशन, कोई कहता है वेपराइज़ेशन, कोई कहता है बॉइलिंग। इन तीनों में क्या डिफ़रेंस है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैटर के अंदर एक H2O बहुत पॉपुलर नाम है। अगर मैं आपसे पूछूँगा इसका स्टेट कौन-सा है, तो 90% बच्चों का जवाब फौरी आएगा लिक्विड, लेकिन आपका जवाब गलत है। नाम होता है, यानी प्रोसेस का नेम होता है, जिसको आप लोगों ने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और एवापोरेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बल्कि 3-3 नाम हो गया, तीनों के डेफिनेशन। अब दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर वेपराइज़ेशन के अंदर आएगा वगैरह है कि घर में आप जाइए और किसी भी बर्तन में पानी वगैरह लीजिए, छत में रख दीजिए। ये प्रैक्टिकल कहाँ कर सकते हो, तो घर में जाइए, किचन में मिशन है और ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसका एक खास नाम भी रखा है। अब इसके अंदर ना एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। ये जो मैटर आपने मुसलसल उसके अंदर हीट को ऐड किया है, नीचे से ऊपर जाने के लिए प्रोसेस हुआ है, नीचे से ऊपर जाने का ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाटर है, वाटर के अंदर आपको हीट निकालना है तो बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, तो इस बेस में टेम्परेचर इसके अंदर मुसलसल डिक्रीज होता रहेगा।